बाबू भैया जी गुरुदेव। जय गुरुदेव। कौन खुशी बोल रही? हाँ भैया। कैसी है तबीयत खुशी? ठीक है भैया ठीक है, आज थोड़ी सी अभी ठीक है। पोहा 1 किलो पाई के ध्यान रखो भैया थोड़ा सा। मोबाइल के हम कब लगाया फोन मॉडल नंबर से पूछ रहा है। कौन है भाई? एक बार फिर से, जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, पहला माध्यम क्या हो जाएगा? यहाँ पर पहला माध्यम ये हवा हो जाएगी। यहाँ पर हवा है ना, कुछ नहीं है तो हवा हो जाएगी। और दूसरा माध्यम जो है ये दूसरा माध्यम हो जाएगा, मान लीजिए पानी हो जाएगा, ये जल हो जाएगा, है ना। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? ये देखो यहाँ पर लिखा हो सब्सटेंस 1 और सब्सटेंस 2, मतलब पहला माध्यम और दूसरा माध्यम। सब्सटेंस मतलब होता है पदार्थ, हालांकि, लेकिन यहाँ पर जो है माध्यम से मतलब आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बोल क्या रहे हैं? बोल ये रहे हैं कि जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है, प्रवेश करती है, तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। आपको दिख भी रहा है यहाँ पर, इस माध्यम से प्रकाश किरण आ रही थी, ये सीधे सीधे आ रही थी, इसको सीधे सीधे जाना चाहिए था, ऐसा जाना चाहिए था, लेकिन ये कैसे चली गई? थोड़े से अपने मार्ग से विचलित हो गई। इसी घटना को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। मेरे ख्याल से विचलन मतलब कि अपने मार्ग से भटक भटक जाना। मेरे ख्याल से डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। अगर कोई पूछे आपसे अपवर्तन का उदाहरण समझाइए, उदाहरण क्या है, तो आप पेंसिल, ग्लास में पेंसिल का उदाहरण ले सकते हो। जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर डायग्राम में भी दिख रहा होगा, क्लियरली विजिबल है ये देखिए डायग्राम में पेंसिल अपन को कल भी ऐसी ही दिखाई दे रही थी। पेंसिल यहाँ पर लगी हुई थी, लेकिन वो उसकी परछाई जो है वो थोड़ी सी टेढ़ी दिखाई दे रही थी। क्यों हो रहा है ऐसा? वही हो रहा है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही हो रहा है। गिलास में झुकी रखी हुई पेंसिल जो है वो झुकी हुई किस लिए दिखाई दे रही है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण से दिखाई दे रही है। तो इसमें मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा। कल की क्लास का रिवीजन करवा रहा हूँ मैं, क्योंकि डेफिनेशन और नियम इंपॉर्टेंट है, और डेफिनेशन नियम के बिना बनेगी नहीं, नियम जो है वो डेफिनेशन के बिना बनेंगे नहीं। इसलिए मैं एक बार फिर से रिपीट करवा रहा हूँ। ये हो गया अपवर्तन की डेफिनेशन। इसके बाद क्या था? इसके बाद था अपवर्तन। इसी डेफिनेशन को कंप्लीट करने के लिए एक और चीज अपन को इसमें जोड़ी थी अपन ने। यदि प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अविलंब से दूर हट जाती है, और विरल सघन से विरल में दूर कैसे कैसे वो मूव होती है वो देखो एक बार। यदि कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, कोई विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, मान लीजिए यहाँ पर जो है हवा है और यहाँ पर कोई नदी बह रही है। नदी बह रही मतलब नीला पानी है, जाहिर सी बात है पानी नीला ही होगा, है ना। तो यहाँ पर जो है वो कोई नदी बह रही है, तो उसका कलर जो है वो कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। अच्छा, अगर माध्यम की बात करें, ऊपर हवा में जो माध्यम क्या हुआ अर्चना, दिक्कत हो रही? नो। माइक म्यूट करना भूल गए थे, उसमें चिल्ला पड़ी हो। हेडफोन लगा लिया करो, हेडफोन लगाने से क्या होता है? दिक्कत नहीं होती। बाहर लोग अगर चिल्लाते भी रहे तो अपन कंसंट्रेट कर सकते हैं। चलो खैर, हम क्या बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे यहाँ पर अगर कोई यहाँ पर हवा कोई माध्यम है। हवा मतलब यहाँ पर क्या होगा? गैस है, और गैस के कारण कैसे होते हैं? दूर दूर होते हैं, बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं। ये जो है वो यहाँ पर कौन सा माध्यम हुआ? ये माध्यम हुआ विरल माध्यम, ये विरल माध्यम हुआ। अच्छा, सघन माध्यम क्या हुआ? यहाँ पर जो है वो जल है। जल को क्या बोलेंगे हम? सघन माध्यम बोलेंगे। किसके सापेक्ष? हवा के सापेक्ष। तो यहाँ पर जो है वो सघन माध्यम हो जाएगा। अब होगा क्या? होगा ये कि एक प्रकाश किरण जो है वो आपतित होगी यहाँ पर सघन विरल माध्यम से सघन माध्यम में। तो ये ऐसी आपतित होगी और इसको ऐसा जाना चाहिए था, बिल्कुल सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये जाएगी कैसे? अभिलंब से दूर हट जाएगी। मतलब कि ये क्या होगा? यहाँ पर एक अभिलंब खींचते हैं हम। अभिलंब खींचने के लिए यहाँ पर जो आपतन बिंदु रहता है उससे एक लंब डाल देते हैं, तो यहाँ पर अभिलंब खींच जाता है। ये मान लीजिए अभिलंब आ गया है ना, दिखता नहीं है हालांकि, हमने केवल ये दिखा। इसको ऐसा जाना चाहिए था, लेकिन ये जाएगी क्या? मैंने शायद उल्टा लिख दिया है। अभिलंब से दूर नहीं हटती, यहाँ पर जो है वो गलत लिखा गया है। दूर नहीं हटती, अभिलंब से पास आ जाती है। यहाँ पर ये गलत हो गया है, झुक जाती है अभिलंब की ओर। अभिलंब की ओर झुक जाती, उल्टा हो गया है ना। इधर इधर ये वाला पॉइंट इधर आना चाहिए था, और ये वाला इधर। अभिलंब की ओर झुक जाती है, ये वाला पॉइंट इधर आना चाहिए था। खैर कोई दिक्कत नहीं है, इंसान है अपन भी, गलती हो जाती है।
है ना, अभिलंब की ओर झुक जाती है। अपन इसको इधर ले आ रहे हैं, अभिलंब की ओर झुक जाती है। अब सही होगा, यदि प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तब वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब की ओर, और में बहुत और में फर्क पता है ना, हिंदी ग्रामर है ये और लिखा था, जबकि है क्या यहाँ पर है और की और दोनों में फर्क होता है। यहाँ पर कौन सा यूज होगा, और यूज होगा, मतलब अभिलंब की ओर झुक जाती है। और यहाँ पर क्या आएगा, अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। यहाँ पर ये हटाना पड़ेगा मेरे को, बाद में अभी डिस्कस करते हैं। पहले अभी ये वाला स्टेटमेंट डिस्कस कर रहे हैं अपन। जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो देखो ये प्रकाश किरण आई, विरल से सघन में प्रवेश करी, तो इसको जाना ऐसा चाहिए था, लेकिन ये चली कैसी गई, चली कैसी जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। मतलब कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। अपन इसको लाइन से बाकायदा ऐसे दिखा लेंगे। भूमि आज बेचारी परेशान हो रही है, ज्वाइन नहीं कर पा रही। ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी, ऐसे चली जाएगी। मतलब क्या हो क्या रहा है, यहाँ पर जाना इसको ऐसा चाहिए था। थोड़ा सा डॉट डॉट कर दूं इसको, ये वाले प्रकाश किरण को डॉट डॉट क्यों कर रहा हूँ मैं, डॉट डॉट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसको जाना इस डायरेक्शन में चाहिए था, लेकिन ये गई किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। देखो ध्यान से देखो, ये प्रकाश किरण यहाँ से आई, ऐसी इंटर करी, और ऐसी आने के बाद ऐसी हो गई, तो क्या हुआ, अभिलंब की ओर झुक गई। देखो इस साइड आ गई ना, ये प्रकाश किरण अगर देखो तो आप इस साइड आ गई, अभिलंब की ओर झुक गई। ये अभिलंब है, अभिलंब कौन है, ये है अभिलंब, ये अभिलंब। तो क्या हो जाएगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो आपको समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है, वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। सिंपल सी बात है, बिल्कुल इसको याद रखना है आपको। फिर उसके बाद इसका उल्टा करते हैं। अब क्या हो रहा है, अब दूसरे नियम में क्या हो रहा है, दूसरे नियम में हो रहा है जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है। तो हम पहले सघन और विरल माध्यम बना लें। क्या बना रहे हैं हम, सघन और विरल माध्यम। सघन और विरल माध्यम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर जो है वो आप ऊपर जो है, फर्स्ट वाला जवाब समझा दीजिए एक बार फिर से। चलो मैं डायग्राम पूरा नहीं बना रहा हूँ, केवल लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर क्या है, हवा है, जो कि कैसा माध्यम हो जाएगा, विरल माध्यम हो जाएगा। नीचे क्या है, जल है, जो कि हवा के सापेक्ष कैसा रहेगा, सघन माध्यम रहेगा। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, जल जो है वो द्रव है, तो उसमें कण आसपास होंगे हवा की अपेक्षा। तो हवा जो है वो कैसा हो जाएगा, विरल माध्यम। जल कैसा माध्यम हो जाएगा, सघन माध्यम। एक प्रकाश किरण आई और ऐसी टकराई। अब इसको जाना कैसा चाहिए था, सीधा जाना चाहिए था, बिल्कुल बिना टकराए ऐसे ऐसे। लेकिन अब जल में है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अभिलंब की ओर झुक जाएगी मतलब अभिलंब के पास आ जाएगी, मतलब क्या हो जाएगा, ये कुछ इस साइड आ जाएगी। इसको जाना कैसा चाहिए था, जाना इसको इस वाली लाइन की अपेक्षा बिल्कुल ऐसा ऐसा जाना चाहिए था। अभिलंब के पास हो जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब के पास हो जाती है, बिल्कुल लिख सकते हो आप कि अभिलंब की ओर, अभिलंब के पास चली जाती है, मतलब इधर से इधर आ गई, है ना। किस साइड होना चाहिए थी, ये वाली लाइन पे होना चाहिए थी, लेकिन ये किस साइड आ गई, इस साइड आ गई, मतलब इस साइड आ गई। तो इसको हम बोल देंगे अभिलंब की ओर झुक जाती है ना। क्लियर है आप? हाँ। अब इसके बाद अगला जो दूसरा वाला जो उदाहरण है, उसके लिए हम क्या करेंगे, सघन से विरल में प्रवेश कर रही है, तो हम सघन और विरल माध्यम बना लें। यहाँ पर क्या करेंगे अपन, ऊपर पानी बना लेते हैं। पानी के लिए क्या करेंगे, पानी के लिए हम यहाँ पर पानी बना लेते हैं, इससे वाटर कलर से ये पानी बना लिया हमने। ठीक, ये पानी बन गया। पानी कैसा माध्यम रहेगा, सघन माध्यम रहेगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे जल, जो कि कैसा माध्यम है, सघन। कैसे बोल सकते हैं हम सघन है भैया, सामने भी तो कुछ होना चाहिए। अगर सामने कांच हो जाएगा तो जल तो विरल माध्यम हो जाएगा, नहीं, सामने क्या है, वायु है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि जल कैसा माध्यम होगा, सघन माध्यम होगा। वायु कैसा माध्यम होगी, विरल। विरल को कई लोग बुक में जो है, कई जगह बुक में सरल भी दिखा रहेगा, सरल माध्यम, सरल माध्यम, तो उसमें घबराना मत, सरल मतलब विरल ही होता है। अब क्या हो रहा है, प्रकाश किरण
ऐसी आपतित हो रही है, कैसी, सघन से विरल में आ रही है, तो इसको सीधा सीधा निकल जाना चाहिए, ऐसा निकल जाना चाहिए, लेकिन ये होशियारी दिखाएगी। और होशियारी दिखाएगी क्यों दिखाएगी? क्योंकि घनत्व अलग अलग है, दोनों पदार्थों का घनत्व अलग अलग है, तो क्या होगा, इसको ऐसा 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 जाना चाहिए था, लेकिन कैसी जाएगी, ये अभिलंब से दूर हट जाएगी। अभिलंब से कैसे जाएगी? दूर हट जाएगी, मतलब किस साइड चली जाएगी? इस साइड चली जाएगी, इस साइड, किस साइड? इस साइड, अभिलंब से। इसको उल्टा कर दिया भैया, मतलब ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। हाँ, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? अपने सबसे मालूम, सबसे अच्छा, अगर आपको कंफ्यूजन होता है कि कुछ परेशानी होती है आपको कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप जो है वो डायग्राम में चले आओ। कौन से डायग्राम में? कांच की सिल्ली के डायग्राम में। आप देखो ये वाला डायग्राम दिख रहा है, आपतित किरण आई, ये कहाँ से आ रही है? हवा से कांच में आ रही है, मतलब विरल से सघन में आ रही है। विरल से सघन में आ रही, तो देखो अभिलंब की तरफ झुक गई, इसको सीधा सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये अभिलंब की तरफ झुक गई। ये वाला डायग्राम में भी समझाऊंगा फिर से। फिर उसके बाद सघन से विरल में जा रही है, तो अभिलंब से कैसे हट जा रही है? दूर हट जा रही है, मतलब अपन सही कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही है ना। जस्ट अभी जो अपन ने पढ़ा था उसका उल्टा होगा, मतलब इसको जाना ऐसा सीधा सीधा चाहिए था, ऐसा होके इसको इधर से आई, और इसको ऐसा सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये जाएगी कहाँ से? इधर से ऊपर जाएगी, है ना। तो इसको मैं डॉट 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 लिख दूंगा, ये वाली जो है वो डॉट डॉट के फॉर्म में जाएगी। इसको जाना कैसा चाहिए था? सीधे सीधे जाना चाहिए था, लेकिन ये अभिलंब से कैसे हट गई? दूर हट गई। अभिलंब आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला जो बीच में बना हुआ है, ये अभिलंब है। नॉर्मली दिखाई नहीं देता है अभिलंब, ये हम अभिलंब जो है वो इमेजिनरी वाला भाग होता है। इमेजिनरी मतलब हम केवल इमेजिन करते हैं। ये हो गया, है ना, अभिलंब। तो सघन से विरल में जाएगी तो क्या हो जाएगी? अभिलंब से दूर हट जाएगी। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा ये चीज। दोनों स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट क्या है? पहला स्टेटमेंट है कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जब सघन से माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। यहाँ पर लिखिए आप, अभिलंब से दूर हट जाती है। अच्छे से लिख देता हूँ मैं ना, अभिलंब से दूर हट जाती है। दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा मैं ताकि इसके लेवल में आ जाए वो, ठीक। अभिलंब से दूर हट जाती है। मेरे ख्याल से आप समझ में आ रहा होगा। जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, और सघन से विरल में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। ये वाला हिस्सा जो है वो आपका सेकंड वाला पॉइंट हो गया। अब इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद जो थर्ड स्लाइड आ रही है वो है आपके पास ये वाली स्लाइड, है ना, जो कि क्या है, कांच की सिल्ली से अपवर्तन कैसे होता है। ये वाला डायग्राम आपको बनाना है ना, बुक में अपन जब प्रैक्टिकल सॉल्व करेंगे ना, प्रैक्टिकल में ये वाला डायग्राम बनाएंगे, तो आप ध्यान रखें इस वाले डायग्राम को। मैं एक बार इसको आपको पेंट में जाके समझाता हूँ। देखिए अब हो क्या रहा है इस वाले डायग्राम में, आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है। अब हो, यहाँ पर हमने क्या करा, सबसे पहले कांच की सिल्ली रखी, कांच की सिल्ली पर क्या इसकी आउटलाइन बना ली, ऐसे आउटलाइन दिख रही है आपको। आउटलाइन बनाने के बाद क्या करा, यहाँ से एक आपतित प्रकाश किरण खींची कि ये ऐसी प्रकाश किरण आई, और यहाँ पर दो पिने लगा ली। कल अपन ने प्रैक्टिकल देख चुके, यहाँ पर दो पिन लगा ली। अब उसके बाद क्या करा, उसके बाद कांच की सिल्ली वापस रखी, और इन दोनों पिनों को कांच की सिल्ली में देखा तो उनका प्रतिबिंब जो है हमें इधर प्राप्त होंगे, और इधर भी दो पिन लगा लेंगे हम। फिर उसके बाद कांच की सिल्ली को हटाएंगे और पिन को हटाएंगे, और इसको इससे सतह से जोड़ देंगे, इस सतह से जोड़ देंगे, और ये वाली किरण तो थी यहाँ पर। फिर उसके बाद अंदर की किरण को हम ऐसे ऐसे एक दूसरे से जोड़ देंगे, तो हमें जो है वो प्राप्त किरण मिल जाएगी। अच्छा एक बात देखो आप, जो कौन बोलते क्या क्या है इन किरणों को, ये वाली किरण जो आ रही है इसको बोलेंगे आपतित किरण, है ना, आपतित किरण। ये वाली किरण जो अपवर्तित हो गई है इसको बोलेंगे अपवर्तित किरण, और जो बाहर निकल रही है ना प्रकाश किरण, इसको बोलेंगे निर्गत किरण, इसको बोलेंगे निर्गत किरण। अगर हम जो आपतित किरण है उसको सीधा सीधा बढ़ा दें, सीधा सीधा बढ़ा दें, तो आपतित किरण जो जाने वाली थी, आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के समांतर होती है। देखो ध्यान से, ये आपतित किरण अगर सीधे सीधे निकल जाती तो ये, और जो निर्गत किरण है ये दोनों एक दूसरे के समांतर होती हैं, हमेशा ही होती हैं। फिर उसके बाद उन्होंने क्या करा, अभिलंब को नाम दे दिया N1 N2 N1 डैश N1 2,
है ना, N2 डैश, सिंपल सा उसको नाम दे दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है वो हवा लिखा हुआ है और इसको लिखा हुआ म्यू ए। म्यू जो है वो अपवर्तनांक के लिए दर्शाते हैं, अपन आगे सीखेंगे इसके बारे में। म्यू या एन भी लिख सकते हो आप, एम नहीं एन, एन ए भी लिख सकते हो। वो अभी समझा दीजिए। अभी फिर से बताऊंगा, वो चीज अभी आएगी फिर से लक्ष्मी, जब अपन नियम पढ़ेंगे ना तो ये म्यू समझ में आएगा। म्यू ए क्यों लिखा, म्यू अपवर्तनांक को लिखते हैं, म्यू ए मतलब हो जाएगा, ए मतलब हो जाएगा एयर, है ना। तो अपवर्तनांक किसका है, एयर का है। हाँ लक्ष्मी क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही, बोलो लक्ष्मी क्या हुआ, लक्ष्मी देख नहीं रहा। तेरा नेट स्लो है लक्ष्मी, तेरी आवाज बिल्कुल कट कट के आ रही है। उसको नेट का इश्यू सॉल्व करो। एक मिनट देखो इसको हवा लिखा हुआ है ना, इसलिए हवा के साथ यहाँ पर म्यू ए लिखा हुआ है। ये म्यू ए लिखना जरूरी नहीं है, यहाँ पर आप विरल माध्यम भी लिख सकते हो, बिल्कुल लिखना चाहिए। और यहाँ पर एक कांच की सिल्ली इसलिए कांच लिख दी और म्यू जी लिखा हुआ है। म्यू जी मतलब ग्लास, जी मतलब ग्लास, है ना, तो म्यू जी लिख दिया है। फिर उसके बाद क्या, हवा फिर से आगे तो म्यू ए लिख दिया। आप यहाँ पर म्यू ए की जगह यहाँ लिख सकते हो विरल माध्यम, यहाँ सघन माध्यम, ये विरल माध्यम, तो आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हो। उसके बाद क्या, इन्होंने एंगल के नाम दिए, तो एंगल के नाम आपको लिखना है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण एंगल आई कहलाएगा, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। आई, इंसिडेंट मतलब आई, आई का इसलिए इसको एंगल आई बोलते हैं। ये वाला जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, अपवर्तन कोण, इसको एंगल आर बोलेंगे। इसी का पूरा कोण ये वाला होगा, पूरा कोण वो आप पढ़ोगे ऐसा जेड के फॉर्म में बनते। एकांतर अंतर कोण पढ़े हो कि 9th क्लास में अभी, एकांतर अंतर कोण किसको बोलते हैं, एकांतर अंतर हाँ कोण, भैया एकांतर। ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होता है, पता है ना, जेड के फॉर्म में बनता है एकांतर अंतर कोण। तो देखो यहाँ पर जेड बन रहा है, ये जेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, ये ऐसा आया, ये ऐसा आया और ये ऐसा आया। जब ये वाला कोण आर है, जब ये वाला कोण आर है तो ये वाला भी आर कोण ही होगा, इसके बराबर ही होगा, है ना। तो ये अपवर्तन कोण ही रहता है, बस उसको अलग दिखाने के लिए आर डैश लगा दिया गया है, उसमें कोई फर्क नहीं है। तो उसके बाद ये वाला जो है ये एंगल ई लिख दिया है। इसको कोई नॉर्मली नाम होता नहीं है, केवल इधर दो कोण काम करते हैं, आपतन कोण और अपवर्तन कोण। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण जो है उसका यूज नहीं होता है, इसलिए उसको नाम भी नहीं है ज्यादा कोई फेमस। इसको एंगल आई बोलते हैं, इसको आर बोलते हैं। आप चाहो तो इसको निर्गत कोण बोल सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए उसको नाम नहीं दिया जाता है ना। फिर उसके बाद ये हो गई अपवर्तन की बात। अच्छा, ये वाला जो डायग्राम दिख रहा है ना आपको, ये वाला डायग्राम प्रैक्टिकल डायग्राम है। ये कांच की सिल्ली कोई रखी हुई है, ये वाला भी करके देखेंगे अपन प्रैक्टिकल। पहले इसको पिन के माध्यम से सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद इसको इससे लेजर लाइट से सॉल्व करेंगे। तो इन्होंने क्या करा, कांच की सिल्ली रखी हुई है यहाँ पर, यही काम उन्होंने लेजर लाइट से कर दिया। यहाँ से लेजर लाइट उन्होंने क्या करा, इस पर आपतित करवाई, आपतित करवाई, तो प्रकाश किरण यहाँ से आई, ऐसी आई, और यहाँ से देखो इसको सीधा जाना चाहिए था, ऐसा सीधा सीधा निकल जाना चाहिए था, ऐसा बिल्कुल सीधा। लेकिन क्या हो, ये इसको ऐसा जाना चाहिए था बिल्कुल सीधा, लेकिन ये क्या हो रहा है, ये इस साइड सीधी ना जाकर ऐसी चली गई, दिख रही है आपको मुड़ती हुई, ये मुड़ गई, यहाँ से मुड़ गई और यहाँ मुड़ी। फिर उसके बाद ये वाली प्रकाश किरण ऐसी चली गई। तो देखो ये वाली किरण हो जाएगी आपतित किरण, यहाँ से आ रही है इसलिए इसको बोल रहे हैं आपतित किरण। ये वाली प्रकाश किरण जो मुड़ गई इसको बोलेंगे अपवर्तित किरण। कौन सी किरण, अपवर्तित किरण। और ये जो बाहर प्राप्त हुई ना, ये वाली बाहर प्राप्त हुई जो येलो वाली किरण, इसको बोलेंगे निर्गत किरण, निर्गत किरण। आप देखो जैसा यहाँ पर हो रहा था निर्गत किरण और आपतित किरण को अगर हम दोनों को देखें, इस वाली किरण को और इस वाली किरण को आपस में देखें, ये वाली किरण जो आ रही है, ये वाली और ये वाली, देखो एक दूसरे के समांतर है, सेम टू सेम। यहाँ पर भी निर्गत किरण और आपतित किरण, देखो यहाँ पर डिस्टेंस बिल्कुल समान है एक दूसरे के बीच, यहाँ पर देखो ये दोनों भी समांतर दिखाई दे रही हैं। तो जो प्रैक्टिकली हम कांच की सिल्ली से अपवर्तन देखते हैं वो रियलिटी में हो रहा होता है, ऐसा अपन लेजर लाइट से भी देख सकते हैं उसको, और वो दिखाई देगा, अपन क्लास में करके देखेंगे ना तो समझ में भी आएगा। हाँ, जो दो N1 दिया है ना, ये दोनों अभिलंब है क्या? ये अभिलंब है। हाँ, ये जो N1 और N1 डैश लिखा हुआ है, देखो अभिलंब को उन्होंने नाम दे दिया है N1 और N2। और इस वाले अभिलंब दो अभिलंब होंगे, जो कि ये वाले नाम, इसको नाम दे दिया N1 डैश कर दिया,
जरूरी नहीं है अभिलंब को हाँ। नाम दो आप, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, लेकिन हायर कैलकुलेशन के लिए उसको नाम देना पड़ता है, तो इन्होंने n1 n2 और n1 डैश n2 डैश नाम दे दिया है। आप भी दे सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और नहीं दोगे, अभिलंब लिख दोगे, केवल अभिलंब और अभिलंब, तो भी चल जाएगा काम, वो भी बिल्कुल सही रहेगा, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, क्लियर है? तो अब अपन अगली स्लाइड पे आते हैं और अपवर्तन के नियम पढ़ के अपवर्तन वाला पहला टॉपिक खत्म कर देते हैं कि अपवर्तन के नियम क्या होते हैं। तो अपवर्तन के नियम के लिए हम स्लाइड पे आते हैं। तो यहाँ पर देखिए अपवर्तन के नियम, पहला नियम तो वही है जैसा कि परावर्तन के लिए नियम था। परावर्तन के लिए नियम क्या था? आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। बस यहाँ पर चेंज क्या हो जाएगा, देखो आपतित किरण अपवर्तित किरण, अब वहां पर परावर्तित किरण थी, लेकिन यहाँ पर कौन सी किरण है? यहाँ पर अपवर्तित किरण है। तो आपतित किरण अपवर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में स्थित होते हैं। यहाँ पर दो अभिलंब होंगे, जाहिर सी बात है, अभी आपने डायग्राम में भी देखा दो अभिलंब है दोनों माध्यमों के लिए, तो वो दोनों अभिलंब जो है वो एक ही तल पर स्थित है, एक ही कांच की सिल्ली पर है। देखो यहाँ पर ये तल है, ये वाला तल एक ही तल पर स्थित होते हैं, इसलिए हम इसको पहला नियम बोलते हैं कि आपतित किरण अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में स्थित होते हैं। अब जो जानने लायक नियम है वो दूसरा नियम है, और जो टफ नियम है जो समझ में नहीं आता बच्चों को वो दूसरा नियम है ना। तो इसको मेरे को फिर से वापस जो है वो पेंट में खोलना पड़ेगा और आपको समझाना पड़ेगा कि अच्छा गड़बड़ मत समझना, पेंट एक सॉफ्टवेयर है जिसमें जो है हम पेंटिंग करते हैं कंप्यूटर में, नहीं तो आप बोलो पेंट में खोलना पड़ेगा, ये क्या है ना, पेंट सॉफ्टवेयर का नाम है। तो आपतित किरण के लिए आपतन कोण की ज्या एवं अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। अब भैया ये ज्या क्या बला है, ज्या होता क्या है? ये तो अपन ने पढ़ा है कि आपतित किरण क्या होती है, आपतन कोण क्या होता है, ये ज्या क्या बला है? ज्या तो हम पहली बार सुन रहे हैं ना, ये पहली बार सुन रहे हैं। तो आप मुझे ये बताओ, आपने क्या त्रिकोणमिति में साइन कॉस थीटा पढ़ा है? हाँ भैया। साइन कॉस टेन पढ़ा है? हाँ हाँ। बस भैया इसी को जो है साइन को ही जो है वो ज्या बोला जाता है, कॉस को हिंदी ही, में ज्या। जी कॉस को बोलते हैं कोज्या। टेन को मेरे को कंफर्म नहीं है, लेकिन जहां तक है विज्या बोलते हैं, विज्या आधा जा विज्या, जहां तक कंफर्म नहीं है इसलिए मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ये नहीं पता बता रहा हूँ कि ये है क्या नहीं है। लेकिन अभी आप इतना याद रखो, साइन को बोलते हैं ज्या और कॉस को बोलते हैं कोज्या। तो यहाँ पर जो हाँ ज्या की जो बात हो रही है ना, वो साइन की बात हो रही है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा। अब आपतित किरण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसे n21 से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर कई बुक्स ने जो है इसको μ21 भी लिख दिया है। म्यू कैसे बनाते हैं, यू के आगे ऐसा बस डंडा लगा देते हैं, μ21 भी लिखते हैं कई लोग। अच्छा कई लोग इसको जो है वो μ2 इधर लिखते हैं और 1 इधर लिखते हैं, ऐसा भी लिखते हैं, है ना। 1 और 2 इधर उधर हो सकते हैं, बिल्कुल 1 2 भी हो सकता है। वो अपवर्तनांक जब पढ़ाऊंगा, अभी बता रहा हूँ अपवर्तनांक किसे कहते हैं, वो बताऊंगा अपवर्तनांक, तो आपको समझ में आएगा वो भी, है ना। अभी आप समझो अपवर्तन का दूसरा नियम, जिसे हम किस नियम के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम स्नेल का नियम के नाम से भी जानते हैं। किसको क्या बोलते हैं? स्नेल का नियम भी बोलते हैं, स्नेल है ना, स्नेल का नियम भी बोलते हैं। तो नियम क्या बोलता है स्नेल का नियम? आपतित किरण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसको अगर हम गणितीय रूप में लिखें तो वो कुछ इस प्रकार लिखा रहा होगा, गणितीय रूप में लिखने की कोशिश करें तो कुछ इस प्रकार लिखा रहा होगा। कैसे लिखा रहा होगा? साइन आई, आपतन कोण की ज्या मतलब साइन आई, इसको बोलेंगे आपतन कोण की ज्या। आपतन कोण को काय से दर्शाते हैं? आई से दर्शाते हैं ना, और ज्या मतलब साइन, तो आपतन कोण की ज्या। और अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण को लिखते हैं आर से, आर। तो अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, मैं नियतांक नहीं लिख रहा हूं, एक नियतांक होता है, जिसे हम दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसको आप लिखोगे
अपवर्तनांक। अपवर्तनांक, कल मैंने अपवर्तनांक के बारे में इंट्रोडक्टरी लेक्चर दिया था कि अपवर्तनांक माध्यम को आगे बोलेंगे अपन। अब वो अपवर्तनांक की डेफिनेशन आ गई है, और अपवर्तनांक की डेफिनेशन किस नियम के तहत बनती है? स्नेल के नियम के तहत बनती है। तो आपको ये याद रखना है ना। कई बार पूछा जा चुका है कि अपवर्तनांक से भी जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ चुका है, और स्नेल का नियम भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा वाला नियम, ये अपवर्तन के नियम ही टोटल मिला के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको आपको याद भी रखना है ना। अच्छा, इसकी लैंग्वेज में बुक में जो है वो परिवर्तन दिख जाएगा। मैंने जो है बहुत सरल भाषा में लैंग्वेज लिखी है। मेरी जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है बुक की लैंग्वेज से, लेकिन याद करने के लिए बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, इसलिए मैंने सरल लैंग्वेज का यूज किया है। आप भी कर सकते हो, और अगर आपको ज्यादा विशिष्ट याद करना है तो आप बुक की लैंग्वेज का बिल्कुल यूज कर सकते हो, अगर आपको बिल्कुल परफेक्ट याद करना है। मैंने सरल लैंग्वेज में कर दिया है, क्योंकि सभी बच्चों को स्टार्टिंग में अगर मैं कठिन लैंग्वेज में सिखाऊंगा तो याद ही नहीं होगा वो, इसलिए वो धीरे धीरे अपन कठिन पहुंचते जाएंगे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे। अभी के लिए इतना याद रखो, आपतित किरण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसे n/1 से प्रदर्शित करते हैं, और इसे ही हम क्या बोलते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं। मेरे ख्याल से अपवर्तन के नियम समझ में आए होंगे। हाँ। तो ये दो नियम है केवल। पहला नियम तो अपरावर्तन के जैसा ही है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा नियम है आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या। मैंने बता दिया आपको, ज्या किसको बोलते हैं? ज्या बोलते हैं साइन को, है ना। तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। कोई टफ नहीं है उसमें ज्यादा, सब इजी है, कुछ भी टफ नहीं है। और इसको हम दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी बोलते हैं। और इसको गणितीय रूप में कैसे लिखते हैं? गणितीय रूप में ऐसे लिखते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू n/1, और इसे ही हम क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। मेरे ख्याल से सारी बातें आपके लिए क्लियर होंगी, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं होना चाहिए, है ना। ये हो गई आज की बात आपकी अपवर्तन से जो अपवर्तन के नियम की। अब अपन आज बात करेंगे कि अपवर्तनांक किसे कहते हैं। चूंकि टाइम हो गया है, आपको फिर से रीजॉइन करना पड़ेगा फिर से, इसलिए आप लोग सभी लोग एक बार फिर से रिकनेक्ट कर लीजिए। एक बार वो जो लिंक दी हुई है व्हाट्सएप के ग्रुप पर, उस पर फिर से क्लिक करके फिर से ज्वाइन कर लीजिए। मैं अपवर्तनांक समझा रहा हूँ आपको।